मैंने बहुत कच्ची उम्र में लिखने की बात इसलिए भी शुरू कर दी क्योंकि लिखने के अलावा मेरे पास और कोई निस्तार का रास्ता नहीं था। शानी के मानी है दुश्मन। किसका दुश्मन? पाखंड का। चुन के सोच समझ करके गुलशेर खान ने अपना नाम शानी चुना था। इस पाखंड के खिलाफ हथियार उठाने वाले आदमी थे। मेरी दृष्टि में वो हिंदी के बहुत बड़े कहानीकार हैं। मेरे लिए लगभग वो आदर्श पुरुष की तरह रहे। जी हाँ। हिंदू मुसलमान, हिंदी उर्दू, इन दोनों को अगर हमारा रवैया वो रहा डिवाइसिव और डायरेक्ट, इनको अलग करके हमने इस जिंदगी को समझने की कोशिश की, हमारा इल्म, हमारी बसीरत, हमारी चेतना हमेशा अधूरी रहेगी। हिंदुस्तानी समाज को हम नहीं समझ सकते। दोस्तों नमस्कार। तरक्की पसंद तहरीक का कारवां श्रृंखला की 20वीं कड़ी में पेश है कथाकार गुलशेर खां शानी पर डॉक्यूमेंट्री। इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट लिखी है लेखक पत्रकार जाहिद खान जी ने। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, ऐसे हालात में संवेदनाओं की आग को बुझाने के सामान हर तरफ देख ही रहे हैं। इन हालात में शानी जैसे कलाकार की रचनाओं का जो मूल्य और महत्व अपने आप बढ़ जाता है। शानी के मानी यूं तो दुश्मन होता है और गोया कि ये तखल्लुस का रिवाज ज्यादातर शायरों में होता है, लेकिन शानी न तो किसी के दुश्मन हो सकते थे और न ही वे शायर थे। हाँ, अलबत्ता उनके लेखन में शायरों सी भावुकता और काव्यात्मकता जरूर देखने को मिलती है। मैंने ये देखा कि कविता की तरह वो शख्स काम करता था। मैंने कामायनी की जयशंकर प्रसाद की हस्तलिखित पांडुलिपि पढ़ी है। काला जल में आप देखिए कहानियां जो हम देख रहे हैं उनके ड्राफ्ट पहले के आप देखिए, कविता की तरह एक एक कहानी पर वो शख्स काम करता था। शानी ने अपने लेखन में जो माहौल रचते थे उससे ये एहसास होता है कि कवि हृदय हुए बिना ऐसे जानदार माहौल की अक्काशी मुमकिन नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी के 6-7वें दशक के प्रमुख कथाकार गुलशेर खां शानी की, जिन्हें हिंदी कथा साहित्य में सिर्फ उनके उपनाम शानी के नाम से जाना पहचाना जाता है। अपने बेशतर लेखन में मध्यम निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम समाज का यथार्थपरक चित्रण करने वाले शानी पर यह इल्ज़ाम आम था कि उनका कथा संसार हिंदुस्तानी मुसलमानों की जिंदगी और उनके सुख दुख तक ही सीमित है। और हाँ, शानी को भी इस बात का अच्छी तरह से एहसास था। अपने आत्मकथ्य में शानी इसके मुतालिक लिखते हैं, मैं बहुत गहरे से मुतमईन हूँ कि ईमानदार सृजन के लिए एक लेखक को अपने कथानक अपने आसपास से और खुद अपने वर्ग से उठाना चाहिए। जाहिर है कि शानी के कथा संसार में किरदारों की जो प्रामाणिकता हमें दिखाई देती है वह उनके सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की वजह से ही है कि मेरे आसपास की जिंदगी में, किताबों में, दोनों में फर्क मुझे नजर आता है। चाहे वो कहानियां हों, उपन्यास हों, जो कुछ भी मैं पढ़ सकता था, जो मुझे उस वक्त हासिल हो सकता था जगदलपुर जैसी छोटी जगह में, वहीं रहने के दौरान मैंने काला जल लिखा, वहीं रहने के दौरान मैंने अधिकांश कहानियां लिखी। शानी के कालजयी उपन्यास काला जल की सल्लो आपा हूँ या फिर जनाजा युद्ध कहानी का वसीम रिजवी, ये किरदार पाठकों की याद में अगर आज भी बसे हुए हैं तो अपनी विश्वसनीयता की वजह से। शानी ने इन किरदारों को सिर्फ गढ़ा नहीं है, बल्कि किरदारों में जो तपिश दिखाई देती है वह उनके तजुर्बे से मुमकिन हुई है। काला जल की सल्लो आपा को तो कथाकार राजेंद्र यादव ने हिंदी उपन्यासों के अविस्मरणीय चरित्रों में से एक माना है। हिंदी में मुस्लिम बैकग्राउंड पर जो सर्वश्रेष्ठ कहानियां लिखी गई हैं उनमें ज़्यादातर शानी की हैं। युद्ध, जनाजा, आईना, जली हुई रस्सी, नंगे, एक कमरे का घर, बीच के लोग, सीढ़ियाँ, चहलुम, रहमत के फरिश्ते आएंगे, शर्त का क्या हुआ, एक ठहरा हुआ दिन, एक काली लड़की, एक हमाम में सब नंगे वगैरह कहानियों में शानी ने बंटवारे के बाद के भारतीय मुस्लिम समाज के दुख तकलीफ़ों, डर, भीतरी अंतर्विरोधों, यंत्रणाओं और विसंगतियों को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाया है। शानी की कहानियों में प्रामाणिकता और पर्यवेक्षित जीवन की अक्कासी है, लिहाजा ये कहानियाँ हिंदी साहित्य में अलग ही मुकाम रखती हैं। उन्होंने वही लिखा जो देखा और भोगा, पूरी साफगोई, ईमानदारी
और सच्चाई के साथ वो सब लिखा जो अमूमन लोग कहना नहीं चाहते। भाषा इतनी सरल और सीधी कि लगता है मानो लेखक खुद पाठकों से सीधा रूबरू हो। कोई भी विषय हो वे उसमें गहराई तक जाते थे और इस तरह विश्लेषित करते थे जैसे कोई मनोवैज्ञानिक मन की गुत्थियों को परत दर परत उघाड़ रहा हो। असल एक संदेह में या संदेह से घिरे हुए एक मुजरिम की तरह हमारे ही आसपास कहीं हमारे ही बीच में छुपी हुई, हम उसे पहचानते तो हैं, पुकारते हुए डरते हैं। 16 मई 1933 को बस्तर जैसे धुर आदिवासी अंचल के जगदलपुर में जन्मे शानी को बचपन से ही पढ़ने का बेहद शौक था। पाठ्य पुस्तकों की बजाय उनका मन साहित्य में ज्यादा रमता था। कहानी और उपन्यास पढ़ने का चस्का शानी को विरासत में मिला था। उनके बाबा पढ़ने के शौकीन थे। बचपन में बाबा के लिए लाइब्रेरी से किताबें लाना और जमा करना शानी के जिम्मे था। किताबें लाने ले जाने के सफ़र में वे कब उनकी साथी हो गईं, शानी को मालूम ही नहीं चला। किताबों का ही नशा था कि वे अपने स्कूली दिनों में बिना किसी प्रेरणा और सहयोग के एक हस्तलिखित पत्रिका निकालने लगे थे। बहरहाल बचपन का यह जुनून शानी की जिंदगी की किस्मत बन गया। शानी ने खुद इस बारे में एक जगह लिखा है, जो व्यक्ति सांस्कृतिक, साहित्यिक या किसी प्रकार की कला संबंधी परंपरा से शून्य बंजर सी धरती बस्तर में जन्मे, घोर असाहित्यिक घर और वातावरण में पले बढ़े, बाहर का माहौल जिसे एक अरसे तक न छू पाए, एक दिन वो देखे कि साहित्य उसकी नियति बन गया है। जवान होते ही शानी का साविका जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से हुआ। निम्न मध्यवर्गीय परिवार में जन्म और पढ़ाई पूरी नहीं करने के चलते उनकी शुरुआती जिंदगी बेहद संघर्ष में गुजरी। जीवन के अस्तित्व के लिए उन्होंने कई नौकरियां बदलीं, मगर जिंदगी की कश्मकश के इस दौर में भी अदब से उनका नाता बरकरार रहा। शानी की अच्छी कहानियां और उपन्यास का जन्म प्रतिकूल हालात में हुआ। शानी का पहला कहानी संग्रह बबूल की छांव 1956 में आया और महज 7 साल के छोटे से अंतराल में उनकी सभी खास कृतियां साहित्यिक पटल पर आ चुकी थीं। कहानी संग्रह डाली नहीं फूलती 1959 में आया, छोटे घेरे का विद्रोह 1964 और उपन्यास कस्तूरी 1960, पत्थरों में बंद आवाज 1964 और काला जल 1965 में आकर धूम मचा चुके थे। यही नहीं, उनका दिल को छूने वाला संस्मरण शाल वनों का द्वीप भी इन्हीं गर्दिश के दिनों में लिखा गया। शानी की जिंदगी में जब स्थायित्व आया तो कलम उनसे रूठ गई। बाद में आई उनकी कहानियां और उपन्यास वो असर, वो ताप नहीं छोड़ सके जो शुरुआती रचनाओं में था। इसकी बड़ी वजह शानी का अपनी पुरानी रचनाओं को दोबारा पाठकों के सामने पेश करना था। उपन्यास एक लड़की की डायरी, उनके पहले उपन्यास पत्थरों में बंद आवाज का पुनर्विन्यास है, तो सांप और सीढ़ी कस्तूरी का पुनर्विन्यास। कहानी संग्रह एक से मकानों का नगर, एक नाव के यात्री तथा युद्ध में भी उन्होंने कई पुरानी कहानियों को दोबारा शामिल किया। मैं समझता हूँ लेखक का धर्म ही है। झूठ लिखना लेखक का धर्म नहीं है, और सच्चाई हमेशा इसी तरह से छुपी होती है। उस सच्चाई की तलाश करना ही लेखक का पहला फर्ज है। शानी के लेखन का जो इब्तदाई दौर था वह हिंदी साहित्य का काफ़ी हंगामेदार दौर था। लोक पत्रिकाओं से शुरू हुआ नई कहानी आंदोलन उस वक्त अपने उरूज पर था। गोया कि शानी का शुमार भी नई कहानी के रचनाकारों की जमात में होने लगा था। उनकी कहानियाँ कल्पना, कहानी, कृति, सुप्रभात, ज्ञानोदय, वसुधा, साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपकर मशहूर हो रही थीं। अनुभूत की गहराई और शैली की सरलता, बोधगम्यता
और प्रवाह के चलते उनकी साहित्यिक हलके में चर्चा भी होने लगी थी। शानी ने कहानी में काव्यमयी भाषा के साथ तीखे व्यंग्य को अपना मुख्य हथियार बनाया। अपने आस पड़ोस के परिवेश और व्यक्तिगत अनुभव से वे जो ग्रहण कर रहे थे, उन्होंने उसे ही कहानी का विषय चुना। शानी की कहानियों में अनुभव की जो प्रामाणिकता, प्रवाह और समर्पण के साथ एक रचनात्मक आवेग दिखाई देता है। दरअसल वह इसी वजह से है सुप्रसिद्ध कथाकार उपेंद्र नाथ अश्क ने शानी की कहानियों का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, शानी अपनी कहानियों के आधारभूत विचार जीवन में गहरे डूब कर लाता है और उन्हें ऐसे सरल ढंग से अपनी कहानियों में रखता है कि मालूम ही नहीं होता और बात हृदय में गहरे बैठ जाती है। जिंदगी के जानिब शानी का नज़रिया किताबी नहीं बल्कि अनुभव सिद्ध था। यही वजह है कि वे युद्ध, जनाजा, बिरादरी, जगह दो रहमत के फरिश्ते आएंगे, हमाम में सब नंगे, जली हुई रस्सी जैसी दिलो दिमाग को झंझोड़ देने वाली कहानियाँ और काला जल जैसा कालजयी उपन्यास हिंदी साहित्य को दे सके। तो शानी की रचनाओं के जो स्रोत हैं मुफलिसी में, गुर्बत में, जितनी भी मुलाकातें मेरी अपनी हुई 1973 से लेकर 95 के बीच में, हर वक्त कहते थे कि जान की यार ना मुफलिसी हो तो कितनी हसीन है दुनिया। शानी के कथा संसार में मुस्लिम समाज का प्रामाणिक चित्रण तो मिलता ही है, बल्कि हिंदू मुस्लिम संबंधों पर भी कई मर्मस्पर्शी कहानियाँ लिखी हैं जो कि भुलाए नहीं भूलती। शानी शायद पहले लेखक हैं जो बस्तर को हिंदी साहित्य में ले आए, कम से कम कथा साहित्य में ले आए। उसके पहले बस्तर कहाँ है मैं नहीं जानता, शायद कुछ हो, लेकिन कथा साहित्य में उपन्यास तो पहला है काला जल। उनकी कहानी युद्ध को तो हिंदी आलोचकों ने हिंदू मुस्लिम संबंधों के सर्वाधिक प्रामाणिक और मार्मिक साहित्यिक दस्तावेजों में से एक माना है। युद्ध नाम से दो कहानियां हैं शानी, कैरेक्टर उनमें एक ही है दोनों जगह। कभी कभी जो कम्युनलिज्म है वो बहुत इन्वर्टेड तरीके से बनाता है। जब बहुत विनम्रता होती है तो छद्म होता है, जब बहुत ज्यादा सेकुलरिज्म होता है तो छद्म होता है। शानी के कैरेक्टर्स ऐसे हैं कहानियों में, और मुस्लिम कैरेक्टर्स। समाज में बढ़ता विभाजन हमेशा शानी की अहम चिंताओं में एक रहा। वे खुद अपनी जिंदगानी में भी इन सवालों से जूझे थे, लिहाजा उन्होंने कई कहानियों में हिंदू मुस्लिम संबंधों के नाजुक सवालों को बड़ी ईमानदारी और संजीदगी से उठाया है। कथानक और तटस्थ ट्रीटमेंट इन कहानियों को खास बनाता है। मसलन कहानी युद्ध, भय और विषाद के मिश्रित माहौल से शुरू होती है और आखिर में पाठकों के सामने कई सवाल छोड़ जाती है। फिर कहानी का विलक्षण अंत भला कौन भूल सकता है। शानी कहानी के अंत में किरदारों के मार्फत कुछ नहीं कहलाते और ना ही अपनी ओर से कुछ कहते हैं, बस एक लाइन में कहानी बहुत कुछ बयान कर जाती है। इस लाइन पर गौर फरमाएं। दालान में टंगे आईने पर बैठी एक गौरैया हमेशा की तरह अपनी परछाइयों पर चोंच मार रही थी। शानी की कहानियों के किरदार में जिस तरह की आग दिखाई देती है, वैसी आग हमें उर्दू में केवल सादत सन मंटो के अफसानों में ही देखने को मिलती है। शानी जज्बाती अफसाना निगार थे और उनके ये ज़ाती जज्बात कहानी में जमकर नुमायां हुए हैं। विसंगतियों के प्रति उनका आक्रोश निजी जिंदगी में और लेखन में बराबर झलकता रहा। अपनी आत्मा के खिलाफ उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। उनकी एक और बेहद चर्चित कहानी जली हुई रस्सी में यही केंद्रीय विचार है, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी बुनी गई है। इंसानियत और भाईचारे को उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से आगे बढ़ाया। बिरादरी कहानी में वे बड़ा मौजूद सवाल उठाते हैं। बिरादरी केवल जात वालों की होती है, इंसानियत की बिरादरी क्यों नहीं बन सकती और क्यों नहीं बननी चाहिए। शानी आदिवासी अंचल में पैदा हुए और उनका शुरुआती जीवन जगदलपुर में बीता, लेकिन उन्होंने आंचलिक कहानियाँ सिर्फ 5 लिखी हैं। चील, फांस, बोलने वाले जानवर, वर्षा की प्रतीक्षा
और मछलियाँ। इन कहानियों में शानी ने आदिवासी जीवन के अर्थाभाव, विषमताओं, पीड़ाओं को पूरी संवेदनशीलता से उकेरा है। आदिवासी लोक जीवन को देखने, महसूसने की दृष्टि उनकी खुद की अपनी है। संस्मरण शाल वनों के द्वीप शानी की बेमिसाल कृति है। हिंदी में यह अपने ढंग की बिल्कुल अलहदा और अकेली रचना है। इस रचना को पढ़ने में उपन्यास और रिपोर्टाज दोनों का मज़ा आता है। किताब की प्रस्तावना में शानी इसे न तो यात्रा वर्णन मानते हैं और न ही उपन्यास, बल्कि बड़ी विनम्रता से वे इसे कथात्मक विवरण मानते हैं। समाज विज्ञान और नृतत्व शास्त्र से अपरिचित होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह मनुष्यता की पीड़ा और उल्लास का शानदार चित्रण किया है, वह पाठकों को चमत्कृत करता है। हिंदी साहित्य में आदिवासी जीवन को इतनी समग्रता से शायद ही किसी ने इस तरह देखा हो। शाल वनों का द्वीप शानी की बेमिसाल रचना बन पाई तो इसकी वजह भी है। शानी ने अमेरिकन नृतत्वशास्त्री एडवर्ड जे के साथ 1 साल से ज़्यादा अरसा अबुझमाड़ के बीहड़ जंगलों में आदिवासियों के बीच बिताया और आदिवासियों की ज़िंदगी को करीब से देखा। इसका नतीजा शाल वनों का द्वीप है। डॉक्टर एडवर्ड जे, जो खुद अमेरिका से भारत के आदिवासी जीवन पद्धति का विस्तृत समाजशास्त्रीय अध्ययन करने आए थे, उन्होंने इस किताब की तारीफ में लिखा है, शानी की ये रचना शायद उपन्यास नहीं, एक अत्यंत सूक्ष्म, संवेदना युक्त, सृजनात्मक विवरण है, जो एक अर्थ में भले ही समाज विज्ञान ना हो, लेकिन दूसरे अर्थ में ये समाज विज्ञान से आगे की रचना है। एक सृजनशील रचनाकार के रूप में घटनाओं तथा चरित्रों के निरूपण में शानी की स्वतंत्रता से मुझे ईर्ष्या होती है। शानी द्वारा प्रस्तुत मानव जाति के एक भाग का ये अध्ययन समस्त मानव जाति को समझने की दिशा में एक योगदान है। शाल वनों का द्वीप की इस तारीफ के बावजूद शानी मुतमईन नहीं थे। उनका मानना था, आदिवासी जीवन पर वही प्रमाणिक लिखेगा जो खुद उनके बीच से आएगा। शानी के कथा साहित्य में प्रकृति का अनुपम चित्रण मिलता है। प्रकृति के माध्यम से वे मन के कई भावों को प्रकट करते हैं। कहानी युद्ध में इसकी एक बानगी देखिए। पाकिस्तान से युद्ध के दिन थे, हवा भारी थी, लोग डरे हुए और सचमुच नीम संजीदा। क्षणों की लंबाई कई गुना बढ़ जाती थी। आतंक, असुरक्षा और बेचैनी से लंबा दिन वक्त से पहले निकलता और शाम के बहुत पहले यकबयक डूब जाता था। फिर शाम होते ही रात गहरी हो जाती थी और लोग अपने घरों में पास पास बैठकर भी घंटों चुप लगाए रहते थे। जहाँ तक शानी की भाषा का सवाल है, उनकी भाषा सरल एवं सहज है। हिंदी में वे उर्दू फारसी अल्फाज के इस्तेमाल से परहेज नहीं करते। स्वाभाविक रूप से जो शब्द आते हैं उन्हें वे वैसा का वैसा रख देते हैं। हिंदी और उर्दू में वे कोई फर्क नहीं करते। इस मायने में देखें तो उनकी भाषा हिंदी उर्दू से इतर हिंदुस्तानी है। हिंदी उर्दू के झगड़े विवादों को वे गलत मानते थे। शानी की जो जुबान है हिंदी, भाई अब भी इतनी आदर्श जुबान है, क्योंकि तराश के लिखता था ये आदमी भाषा। उसमें शब्दों की चर्बी नाम मात्र को नहीं, वेल होन्ड एकदम। हिंदी उर्दू भाषा के सवालों पर शानी का कहना था, हिंदी उर्दू में मुझे कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, अलबत्ता इसके कि ये दो विशेषताओं वाली भाषा है। मैं यहाँ जाति की बात नहीं बल्कि दो विशिष्ट संस्कृति की बात करना चाहूंगा। इनकी पैदाइश निसंदेह हिंदुस्तान है। एक स्याह हो सकती है और दूसरी सफेद। इन्हें भिन्न भिन्न रंग दिए जा सकते हैं, आंखों में फर्क हो सकता है, कहने में फर्क हो सकता है, लेकिन वे बहनें हैं, वे इसी मिट्टी में उपजी हैं। ये बात जुदा है कि उनकी लिपि में फर्क है, उनके व्यवहार में भिन्न शेड्स हैं। प्रत्येक भाषा, प्रत्येक जन समुदाय और प्रत्येक मानसिकता का एक अपना विन्यास होता है। इन दोनों भाषाओं में
ये विन्यास मौजूद है। ये मेरी अपनी समझ है, लेकिन ये एक दूसरे के बहुत समीप है। शानी ने कुल मिलाकर 4 उपन्यास लिखे: काला जल, नदी और सीपियाँ, सांप और सीढ़ी और एक लड़की की डायरी। इनमें काला जल उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। ये उपन्यास भारतीय मुस्लिम समाज का महाआख्यान है, जिसमें आज़ादी से ठीक पहले और बंटवारे के बाद के निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम समाज के सुख दुख, वेदना, परेशानियां और उनके असीम संघर्ष दिखाई देते हैं। हिंदी साहित्य में भारतीय मुस्लिम समाज और संस्कृति को बेहतर समझने के लिए जिन 3 उपन्यासों का जिक्र अक्सर किया जाता है, काला जल उनमें से एक है। इस उपन्यास को पाठकों और आलोचकों ने एक सुर में सराहा। शानी के जिगरी दोस्त आलोचक धनंजय वर्मा ने काला जल का मूल्यांकन करते हुए लिखा है: काला जल हिंदी कथा परंपरा की व्यापक सामाजिक जागरूकता और यथार्थवादी चेतना की अगली और नई कड़ी के रूप में उल्लेखनीय है। वो अतीत, वर्तमान, भविष्य संबंधों का एक महानाटक है, जिसका रंगमंच है एक मध्यवर्गीय भारतीय मुस्लिम परिवार। एक विशाल फलक पर सामाजिक यथार्थ का गहरी सूझबूझ और पारदर्शी अनुभूति के साथ मार्मिक अंकन है। पूरा उपन्यास आधुनिक भारतीय जीवन के विविध स्तरीय संघर्षों का चित्र है, जो अपनी घनीभूत और केंद्रीय संवेदना में भारतीय जनता के आर्थिक और भौतिक संघर्ष का दस्तावेज है, जिसका कथा सूत्र समाज की 3 पीढ़ियों को समेटे है। शानी के यश का प्रमुख आधार मेरे ख्याल में उनके औपन्यासिक कृति काला जल, जो मध्यवर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम जीवन के कई पीढ़ियों को प्रदेश में रखकर टूटन का चित्रण कर। ये बात सच है कि काला जल भारतीय मुस्लिम समाज का आईना है, जिसमें हम उस समाज का अक्स देख सकते हैं। लेकिन इस उपन्यास में महज मुस्लिम विमर्श ही नहीं है, स्त्री विमर्श भी है। काला जल में महिलाओं के जीवन और अस्मिता से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें शानी ने प्रमुखता से उठाया है। भारतीय समाज में महिलाओं के साथ जो गैर बराबरी का माहौल है, लैंगिक असमानता, अत्याचार, उत्पीड़न और उनके शोषण के कई किस्से काला जल में महिला किरदारों के जरिए आए हैं। हिंदू समाज हो या फिर मुस्लिम, दोनों ही समाज पितृसत्तात्मक समाज रहे हैं, जिसमें महिलाओं के अधिकारों की कभी कोई परवाह नहीं की गई। महिलाओं के कुछ जज्बात होते हैं, उनको हमेशा नज़रअंदाज किया गया, इस हद तक कि वे इंसान हैं ये मानने से भी इनकार किया गया। उनकी ख्वाहिश और अरमान को कोई तवज्जो नहीं दी गई। आलम यह है कि पैदा होते ही औरतों की ज़िंदगी में कई बंदिशें और उनके पैरों में बेड़ियां पड़ जाती हैं, जिन्हें तोड़ने में ही उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। काला जल में एक नहीं कई ऐसे महिला किरदार हैं जिनके मार्फत शानी महिलाओं की बात करते हैं। हालांकि ज़्यादातर महिला किरदार मुस्लिम हैं। मिसाल के तौर पर छोटी फूफी, मुमानी उर्फ बब्बन की अम्मी, बी दारोगिन, बिलासपुर वाली, सल्लो, मालती, रशीदा और रुबीना। लेकिन यदि नाम भर बदल दिए जाएं, मसलन रमा, श्यामा, सीता, सावित्री, तो उनकी कहानी भी वही होगी जो मुस्लिम महिलाओं की है। भारतीय समाज में किसी भी धर्म समुदाय की महिलाएं हों, उनका अपने समाज में दोयम दर्जा ही रहा है। 21वीं सदी में बदलाव की बयार आई ज़रूर है, लेकिन उसकी गति अभी भी कुछ धीमी है। वाकयातन अपनी छोटी फूफी के यहाँ से ही फातिहा के लिए गया था, और जब मैं फातिहा के लिए मैंने जब लोबान उसमें छोड़ा, तो वाकयातन ये लगा जैसे कोने अतरों में जैसे सल्लो आपा वो खड़ी हुई। उपन्यास की शुरुआत में ही सुनारिन और उसके बूढ़े पति का एक छोटा सा किस्सा है, जिसमें शानी बेमेल विवाह और उस विवाह में औरतों की दोजख बन गई जिंदगी को बयां करते हैं। इस पर गर्ज यह कि आदमी औरत पर ही तमाम शक और उसके सिर इल्ज़ाम रखता है।
उपन्यास जब आगे बढ़ता है तो परिदृश्य में छोटी फूफी आती हैं। उनके साथ मुमानी, बिलासपुर वाली, रुबीना, बी दारोगिन, सल्लो, मालती, रशीदा, सूफिया, जहीरा भाभी और जैबून के किरदार आते हैं। कोई सा भी किरदार हो, उसे अपने समाज और परिवार में गैर बराबरी और शोषण का सामना करना पड़ा है। छोटी फूफी मुमानी उर्फ बब्बन की अम्मी और बिलासपुर वाली शादी के बाद घुटन भरी जिंदगी जीती हैं। उनकी जिंदगी में कहीं नाम मात्र की खुशी और उम्मीदों की किरण नहीं दिखाई देती। पुरुष किरदार अपना सारा फ्रस्ट्रेशन इन महिला किरदारों पर ही निकालते हैं। फिर भी मजाल है कि अपने साथ हो रहे जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ उन्होंने कोई आवाज़ उठाई हो। इस बेगैर जिंदगी को ही अपनी किस्मत समझ खामोश हैं। महिलाओं के इन हालात के लिए यदि किसी को जिम्मेदार माने तो वह है पुरुष पर उनकी निर्भरता। जब तक वे आत्मनिर्भर नहीं होंगी तब तक समाज में उनके साथ यही बर्ताव होगा। उनके प्रति समाज का नजरिया नहीं बदलेगा। काला जल पर बहुत पहलुओं से बात हो सकती है। मैं तो जहां से काला जल खुल रहा है, जो छोटी फूफी 2 जून की रोटी का इंतजाम भी नहीं कर सकती, खुदा ने उसे देखो कैसे इस लायक बनाया। तो 2 जून की रोटी पर नजर शानी की। काला जल में शानी ने भारतीय समाज में महिलाओं के सिर्फ दयनीय स्थिति ही नहीं दिखलाई है। उपन्यास में बी दारोगिन जैसा भी किरदार है जो पुरुषों को अपनी मुट्ठी में और समाज को अपने ठेंगे पर रखता है। वहीं सल्लो आपा भी हैं जो तमाम सामाजिक वर्जनाओं को तोड़कर पुरुष प्रधान समाज में अपना प्रतिरोध दर्ज करती हैं। इस किरदार को शानी ने दिल से गढ़ा है। सल्लो आपा को पुरुषों की तरह कपड़े पहनने, असली तस्वीरों की किताब देखने में कहीं कोई हर्ज नहीं। ज़रूरत पड़ने पर वह अपने होठों पर सिगरेट लगा लेती हैं। प्रेम की अभिव्यक्ति में भी वह पुरुषों से कहीं आगे हैं। इन इंकलाबी हरकतों के बावजूद सल्लो आपा का भी वही हर्ष होता है जो उपन्यास में बाकी महिलाओं का। छोटी फूफी, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र सामाजिक बंधनों और अपने शौहर की गुलामी में गुजारी, ज़रूरत पड़ने पर बेटी सल्लो के हक में नहीं खड़ी हो पाती। उपन्यास के अंत में रहस्यमय तरीके से सल्लो की मौत हो जाती है। उपन्यास में सल्लो आपा की मौत वाकई अफसोसनाक है। पाठकों को इससे सचमुच बहुत निराशा होती है, लेकिन इस किरदार में उम्मीद की एक किरण भी है। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो रही हैं। उनकी जो सोई हुई ख्वाहिशात और अरमान हैं, वे उन्हें अभिव्यक्त करना चाहती हैं। शानी इस बदलाव को नज़दीकता से महसूस कर रहे थे। यही वजह है कि जब मौका आया तो उन्होंने इन महिला किरदारों को अपनी आवाज़ दी। काला जल की व्यापक अपील और लोकप्रियता के चलते ही इस पर बाद में टेलीविज़न धारावाहिक बना, जो उपन्यास की तरह ही काफ़ी मकबूल हुआ। अजीब अहमक और जाहिल लोग हैं। ये अम्मी का भी चाचा के साथ साथ दिमाग खराब हो गया है। शादी क्या हो रही है, तमाशा हो रहा है। जिसकी जो मर्जी है सो कर रहा है। कहीं फूलझड़ी मारी जा रही है, कहीं मेहंदी बारात निकल रही है। इस उपन्यास का भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और रूसी भाषा में भी अनुवाद हुआ। शानी के कई कहानी संग्रह आए, मसलन बबूल की छाँव, एक से मकानों का घर, युद्ध, शर्त का क्या हुआ, बिरादरी, सड़क पार करते हुए, जहाँ पनाह जंगल, मेरी प्रिय कहानियाँ। उनकी संपूर्ण कहानियाँ सब एक जगह संग्रह में 2 खंडों में संकलित हैं। तो शानी की वे कहानियां भी, चाहे वे इमारत गिराने वाले क्यों ना हो, चाहे वो एक नाव की यात्री कहानी क्यों ना हो, वहां पर एक ना एक जो पार्श्व है, एक ना एक वहां जो पहलू है, वह गुर्बत का और वह गरीबी का जरूर छुपा हुआ है। तो वहीं 6 खंडों में शानी की सारी रचनावली भी प्रकाशित हो गई, जिसका संपादन जानकी प्रसाद शर्मा जी ने किया है। बहुत अच्छे अनुवादक थे शानी। अमेरिका से लौटे थे तो रूस होते हुए आए थे और वहां से कुछ कवियों की कविताएं अंग्रेजी अनुवाद में ले आए थे। उन कविताओं के अनुवाद समकालीन भारतीय साहित्य में प्रकाशित किए थे। एक शहर में सपने बिकते हैं और नैना कभी न दीठ शानी के निबंध संग्रह हैं। इस बात का बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि सदाबहार फिल्म शौकीन के संवाद भी
शानी के ही लिखे हुए हैं। शानी में फिल्म की इतनी तमीज थी, नापतोल से शानी ने डायलॉग लिखे हैं, स्क्रीन पे भी शायद उन्हीं का है। वो फिल्म क्लासिक है, छोटी सी कॉमेडीज में, हेल्दी कॉमेडीज में, इवन थोड़ी बहुत एरोटिक कॉमेडी में वो क्लासिक है। शानी अपनी आत्मकथा भी लिखना चाहते थे मगर वह अधूरी ही रह गई। अलबत्ता आत्मकथा का एक हिस्सा मासिक पत्रिका सारिका में गर्दिश के दिन नाम से प्रकाशित हुआ था। शानी ने कथा साहित्य के अलावा साहित्यिक पत्रकारिता की और यहाँ भी वे कामयाब रहे। साक्षात्कार, समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिकाओं के वे संस्थापक संपादक थे। ऐसे बहुत कम संपादक याद किए जा सकते हैं जो सरकार से निकल के सहयोग से निकलने वाली पत्रिकाओं को इस स्तर का और इतना खुला मंच बना सके। मेरे दिल में उनकी कदर इसलिए भी थी कि वो एक कुल वक्ती अदीब थे, और कुल वक्ती अदीब जीने की जद्दोजहद किस तरह करता है उसकी बहुत अच्छी तस्वीर शानी जी की जिंदगी पेश करती। अपने समय की महत्वपूर्ण पत्रिका कहानी का भी उन्होंने संपादन किया था। शानी जब तक साक्षात्कार के संपादक रहे, पत्रिका का नाम देश में चर्चित रहा। अपने संपादन में उन्होंने नए रचनाकारों को हमेशा तवज्जो दी। नए हों या पुराने, सभी रचनाकारों से उनका सामंजस्य बहुत अच्छा था। साहित्य पत्रकारिता से होते हुए वे मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के सचिव पद पर पहुंचे। साल 1972 से लेकर मार्च 1978 तक वे इस पद पर लगातार रहे। इस दौरान परिषद में उन्होंने कई नवाचार किए, नई योजनाएं बनाई और उन्हें तत्परता से लागू किया। शानी जी यानी मेरे पिता, उनके साहित्य, उनके व्यक्तित्व के बारे में मेरे लिए बोलना इसलिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ही, मैं कहूँ कि कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर थे और कई बार बहुत ही सरल व्यक्ति हो जाते थे। इसलिए कुछ परेशानी तो होगी उनके बारे में बात करने में, लेकिन फिर भी मैं एक दो बातें ज़रूर बोलना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे कि आप लोग को, ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा कि शानी जी का जन्म उस समय के मध्य प्रदेश के जगदलपुर, बस्तर जैसे बहुत ही अंडर डेवलप्ड कस्बे में हुआ था और वहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई थी साहित्यिक। तो वहीं उन्होंने अपना काला जल, जैसा जिसको कहते हैं कि कालजयी उपन्यास लिखा। एक बार दूरदर्शन पे इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि साहित्य लिखने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा था ही नहीं, कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। मैं सिर्फ लिख ही सकता था और कुछ कर नहीं सकता था। और इसकी वजह यह थी कि कुछ और बनने के लिए आपको जगदलपुर से बाहर निकलना पड़ता, रायपुर जाना पड़ता या किसी और शहर जाना पड़ता, जो कि उनकी जो वित्तीय स्थिति थी उसमें संभव था भी नहीं। एक बार मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे संभव हुआ कि आप उस जगह, इतनी छोटी सी जगह में, वहाँ से किताबों की दुनिया में चले गए। तो उन्होंने कहा कि इसका श्रेय मेरे पिता को जाता है। गुलमीर खान उनका नाम था, और वह इसलिए जाता है क्योंकि उनके पिता साहित्य पढ़ते थे, सस्ता साहित्य, चीप किस्म की मैगजीन, और एक टूटी फूटी घटिया सी एक वो लाइब्रेरी हुआ करती थी जहाँ वो अक्सर उनको भेजा करते थे कि ये किताब दे आओ और फला फला किताब लेकर आ जाओ। तो इस तरह से उनका किताबों की दुनिया में से परिचय हुआ। इस बीच उनको कुछ अच्छा साहित्य मिल गया, उन्होंने पढ़ा, उस तरह से उनके रुचि साहित्य की तरफ हुई, गंभीर साहित्य की तरफ हुई। फिर एक बार हमारी बातचीत ऐसी हो रही थी, हालांकि हमारे पिता के साथ मेरा संवाद 12वीं क्लास के बाद ही हुआ। तो बातचीत के दौरान मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा कि आप साहित्यकार बन सकते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया और बताया कि वो स्कूल में थे, घर की माली हालत तो ठीक थी ही नहीं। तो एक बार कलेक्टर वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आए। वो सब बच्चों से बारी बारी करके पूछ रहे थे कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। इस तरह जब शानी जी की बारी आई तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुद ही नहीं मालूम मैं क्या बनना चाहता हूँ। इस पर जो कलेक्टर थे उन्होंने बड़ा मजाक उड़ा दिया कि लुक, हियर इज़ आवर फ्रेंड हु डजंट नो व्हाट ही वांट्स टू बी इन लाइफ।
ये कहकर उन्होंने ठहाका लगाया। उनके साथ पूरी क्लास ने और स्टाफ ने भी ठहाका लगाया। शानी जी की आंखों में आंसू आ गए और जैसा उन्होंने बताया कि उसी दिन मैंने मनी मन ठाना कि मैं वो बन के दिखाऊंगा जो कई कलेक्टर आएंगे और चले जाएंगे, कोई याद भी नहीं रखेगा, लेकिन शानी जी को लोग याद रखेंगे। इस तरह से इसकी शुरुआत हुई। और एक और बड़ी दिलचस्प बात मैंने उनसे पूछी कि शानी नाम आपने कहाँ से चुना, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो माँ थी वो इसको गाली के रूप में यूज़ करती थी, शानी। तो एक बार मैंने उनसे पूछ लिया कि ये शानी क्या है, तो उनको पता नहीं। फिर उन्होंने जब छानबीन की तो पता चला कि शानी अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है दुश्मन। और वाकई शानी जी ने अपने जीवन काल में दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा बनाए। शानी की जिंदगी में साहित्य का मुकाम बहुत ऊंचा था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगानी हिंदी साहित्य के नाम कर दी, तो साहित्य ने भी उन्हें सब कुछ दिया। हिंदी के महत्वपूर्ण रचनाकारों में शानी का विशिष्ट स्थान है। शानी ने न केवल मुस्लिम समाज का चित्रण किया है, बल्कि अपनी रचनाओं में वे मुस्लिम समाज से लेकर आदिवासी समाज का चित्रण करते हैं। उनकी रचनाओं के पात्र उनके अनुभव तथा आसपास से लिए गए पात्र हैं। उनकी रचनाओं में उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से समाज की पीड़ा, व्यथा, मनोभावों को अभिव्यक्त किया है। यद्यपि शानी की रचनाओं में विशिष्ट ख्याति उन्हें काला जल से ही प्राप्त हुई है, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनकी अन्य रचनाओं का महत्व किसी भी रूप से कम हो जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में नारी के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में नारी शोषण, अत्याचारों को सहती, झेलती, अपने समय से आगे आधुनिक रूप में हमारे सामने आती है। उनका अन्य उपन्यास सांप और सीढ़ी में भी धान माँ जैसे पात्रों को शानी ने उठाया है। उसमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को दर्शाते हुए एक अशिक्षित नारी धान माँ चाय घर चलाकर अपनी जीविका चलाती है। इसी तरह से नदी और सीपियाँ की स्वर्णा भी एक आत्मविश्वासी नारी के रूप में चित्रित की गई है। शानी की नारियाँ अत्याचार, शोषण को सहती है, लड़ती है, मिटती है, गिरती है, लेकिन कहीं भी हार नहीं मानती और ना ही आत्महत्या का रास्ता इख्तियार करती है। शानी ने न केवल अपने उपन्यासों में बल्कि अपनी कहानियों में भी नारी के जिस स्वरूप को चित्रित किया है वह अद्वितीय है। उनकी कहानियों की नारियाँ दक्यानुशी विचारधारा से ग्रसित होने के बावजूद भी कहीं कहीं पे अत्यंत आधुनिक रूप में चित्रित होती हैं। ये शानी की विशेषता है कि उन्होंने अपने नारी पात्रों के माध्यम से स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से भी समाज और साहित्य को आईना दिखाने का प्रयास किया है कि लेखक को कभी किसी संगठन के साथ नहीं होना चाहिए। वो लेखक और संगठन दोनों के हित में नहीं होता। संगठन लेखक को निगल जाता है और अगर निगलता नहीं तो किसी न किसी तरह से उसे प्रभावित करता है। शानी की कई कहानियों का आकाशवाणी द्वारा नाट्य रूपांतरण किया गया। दिल्ली दूरदर्शन ने उन पर 45 मिनट का एक वृत्त चित्र बनाया। मध्य प्रदेश सरकार ने उनके साहित्यिक अवदान का मूल्यांकन करते हुए अपने सर्वोच्च सम्मान शिखर सम्मान से नवाजा। शानी की कई कहानियां विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक मोनोग्राफ भी प्रकाशित किया है। 10 फरवरी 1995 को शानी इस जहान से रुखसत हुए। शानी के मानी भले ही दुश्मन हों, लेकिन वे सही मायने में इंसान दोस्त लेखक थे। उनके संपूर्ण कथा साहित्य का पैगाम इंसानियत और मोहब्बत है। हिंदी कथा साहित्य में इंसानी जज्बात को पूरी संवेदनशीलता और ईमानदारी से पेश करने के लिए शानी हमेशा याद किए जाएंगे। दोस्तों, ये रही डॉक्यूमेंट्री कथाकार गुलशेर खां शानी पर। अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ साझा करिएगा
और ज़रूर लिखिएगा कि कमियां क्या रह गई हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हमें इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाने में सुविधा होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुक्रिया।